हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक सभी एग्जाम्स में आता है। और एक चीज़ मैं आपको सिलेबस में दिखा देती हूँ कि ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस दिया गया है जिसमें ये जन जागृति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन दोनों दिए गए हैं। और ये दोनों टॉपिक है जो एक ही अध्याय से हमारे पूरे हो जाएंगे। ये राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल दिया गया है। आगे देखते हैं हम। ये हम एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाया, परंतु जनता में नवचेतना व जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई। इसके लिए निम्न कारण थे। वन कारण था इसमें कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला सहायता से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग उठी। आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान था। साहित्य और पत्रकारिता का भी इसमें योगदान दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा था। तो वंदे मातरम गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राजस्थान समाचार, देश ऋषि, परोपकार आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदयपुर से सदन कीर्ति सुधारकर तथा अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 में प्रकाशन शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर से सदन कीर्ति सुधारकर समाचार पत्र निकलता था और अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक है राजस्थान टाइम्स। ये दोनों 1885 में प्रकाशन में हुए थे। छपनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से अपेक्षा बढ़ती गई। उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण साम्राज्य के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उन्हें रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चुंगठिया नामक एक रचना भेंट की थी। उससे उनमें आत्मसम्मान की भावना जागी और उन्हें दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ आई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई और असंतोष का वातावरण उत्पन्न गया था। एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक के पहले आप एनसीईआरटी बुक से उसे कवर करते हैं, उसके बाद अगर आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कोई घटना है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। किसने किया था? तो 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज के अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जो निरंतर बलवत्ती होती गई। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर और किशनलाल और हर विलास सारदा राजस्थान के प्रतिनिधित्व बनकर बाहर आए थे। 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकन सारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई थी। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के 7 दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ था। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया था। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था। अब हम देख लें कांग्रेस के 4 अधिवेशन। फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1918 में जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, और दूसरा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में, ठीक है नहीं, वो अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में हुआ था, ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में किया गया था और ये अजमेर में आयोजित किया गया था। और चौथा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में जो नागपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि कलेक्टर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ये सभा के अध्यक्ष वो कौन निर्वाचित हुए थे? तो नरसिंह चिंतामणि हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है। किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाई, अतः जयपुर के गणेश लाल सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया था। पहले नरसिंह को चिंतामणि को निर्वाचित हुए थे, बट किसी भी कारण से नागपुर नहीं पहुंच पाई, तो उनकी जगह जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया था। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति दर्शाई गई थी। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदारी बनाए। 1919 ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और किन के सहयोग से की गई थी? तो ये विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से की गई थी। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। ये कथन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका दूसरा उद्देश्य वो जागीरदारों और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजौली और बेगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। संघ ने बूंदी, सिरोही और उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और उनकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सहमत थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 ईस्वी में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पति को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। सने सने मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया था। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया था। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और राज्यों में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे की एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। उन्होंने बाजार में एक भाषण दिया जिसे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर दिया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार किए गए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। तो जयपुर में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए थे। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए। 50 से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के आर्थिक सहयोग दिया था। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। उनके स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्व हितकारिणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की गई। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुनलाल सेठी, चांदकन शारदा आदि ने भी भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन, मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया था और ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोग प्रदान किया था। अब हम देखते हैं राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभक्त किया गया था। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व और द्वितीय 1927 से 1938 तक और तृतीय 1938 से 1949 तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण वो 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात की गई। 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ और 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना की गई थी। ये तीनों ही फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन है वो सम्मिलित वाले आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजपूताना मध्य भारत की भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1918 में हुई थी, ठीक है। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई थी।
अब हम देखते हैं प्रजामंडलों की स्थापना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना वो 1931 ईस्वी में जयपुर में की गई थी। ठीक है, स्टार्ट में ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी और जयपुर में की गई थी, परंतु इसने राजनीतिक में प्रवेश 1938 में किया था। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में हुई और कोटा में प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 ईस्वी में। इसी वर्ष उदयपुर के मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1939 ईस्वी में भरतपुर में इसकी स्थापना की गई थी और बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना है वो कोटा से 6 वर्ष बाद यानी कि 1944 में की गई थी। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई थी। ये टेबल मैं आपको दूसरी बुक से दिखा रही हूँ, ये एनसीईआरटी बुक है। तो आप स्टार्ट में ये टेबल आप एक नोट्स बना सकते हो इसका एक पेज का और चिपका सकते हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और प्रजामंडल के आजकल सम्मिलित वाले क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 आई जाती हैं हर एग्जाम्स में, तो इस आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप टेबल को लिख सकते हो। ठीक है, प्रमुख प्रजामंडल की स्थापना पहले है प्रजामंडल, फिर वर्ष है, फिर संस्थापक है। ठीक है, तो ये सब एक दिया गया है, आप देख सकते हो कि जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसके जमनालाल बजाज भाई कपूरचंद पाटनी थे अध्यक्ष इसके, और बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल, और हड़ौती प्रजामंडल 1934 में पंडित न्यूनराम शर्मा, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जयनारायण व्यास, सिरोही प्रजामंडल 1934 वर्धीशंकर त्रिवेदी, बीकानेर प्रजामंडल 1936 मघाराम वेद, कोटा प्रजामंडल 1940 पंडित न्यूराम शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिक्यलाल वर्मा, अलवर प्रजामंडल 1938 हरिनारायण शर्मा, भरतपुर प्रजामंडल 1938 किशनलाल जोशी, शाहपुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र ओझा, धौलपुर प्रजामंडल 1938 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और करौली प्रजामंडल 1938 त्रिलोकचंद माथुर, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में कांतिलाल चौथानी, जैसलमेर प्रजामंडल 1945 मिठालाल व्यास, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 भंवरलाल निगम और डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में अमृतलाल पायक और झालावाड़ प्रजामंडल 1946 मांगीलाल भव्य। अब हम देखते हैं एक एक प्रजामंडल के बारे में। जोधपुर में जन आंदोलन, राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। ये आप नोट कर लेना कि राजस्थान का जन आंदोलन है वो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, ये जोधपुर में से स्टार्ट हुआ था। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज उठाई गई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना रोष बताते हुए पद से त्यागपत्र दिए तो जोधपुर की जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि जयनारायण व्यास है वो सलाहकार परिषद के पद पर थे। ठीक है, और यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1939 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इनमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल थे। उन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डायरेक्टर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के शिवदयाल देवे को भी, जिसे 7वां डिकेटर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया। 8वें डिकेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन लोक परिषद के 3 डिकेटरों को गिरफ्तार कर लिया था। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और पत्थर फेंके। इनमें कौन कौन थी, तो ये रमा देवी, कृष्णा कुमारी है वो अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी थी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। ठीक है, ये रामदेवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती है वो रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए थे। किसने गाए थे, तो सूरज देवी ने और सावित्री देवी ने ये उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए थे। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण भी दिया था। आगे देखते हैं। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका समाज की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इनसे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1940 ईस्वी को डाबड़ा कांड हुआ। ठीक है, जिससे डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंत सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए थे। डाबड़ा कांड है, कब हुआ था, तो अक्टूबर 1940 में था। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट व न्यायपालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की थी, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी। मघाराम वेद ने राज्य के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी,
तो ये राज्य से बाहर कलकत्ता में जाकर की गई थी। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद सादुल सिंह राजा बने थे। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिक्कर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था। अब हम देखते हैं जैसलमेर में जन आंदोलन। इसके जो इंपॉर्टेंट है वही फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जैसलमेर जन आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि इसके अधिकांश भाग मरुस्थलीय था और जनसंख्या कम थी और यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम वो भी विकसित नहीं थे। पहला समाचार पत्र विजय वो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये पहला जैसलमेर में समाचार पत्र था, उसका नाम विजय था। ये 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1932 ईस्वी में महाईश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया था। और आगे देख लेते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल इसका संस्थापक मीठालाल व्यास था और मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ में जन आंदोलन। ये यहाँ से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है वही। अप्रैल 1938 में मानकेलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर मेवाड़ जन आंदोलन में इतना ही ध्यान रखना है आपको कि अप्रैल 1938 में मानकेलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। मेवाड़ जन आंदोलन से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन है वो उदयपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था और जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब हम देखते हैं कोटा में जन आंदोलन। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देखेंगे हम। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 में प्रारंभ हुआ था और 1934 ईस्वी में अड़ोती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और यहाँ देखते हैं कि फिर उनके साथ ही पंडित अभिनय हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनने का आग्रह किया। अभिनय हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिनय हरि ने आंदोलन छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं बूंदी में जन आंदोलन। तो 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1942 ईस्वी में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छोड़ दिया था। ठीक है, कब छोड़ दिया गया था? 1942 में छोड़ दिया गया। अब हम पढ़ने वाले हैं जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया। उनके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चरखा संघ की स्थापना कब की थी? तो 1927 में। और किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधारी रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, कपूर चंद पाटनी व दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके विरोध में जयपुर शहर में इसका दमन चक्र भी हो गया था। 1939 ईस्वी को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल की मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए थे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।